वेलकम बच्चों, ऑनलाइन क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। और आज हम लोग देखेंगे इतिहास के पाठ 2 से संबंधित वर्कशीट, जिसका टॉपिक है ईस्ट इंडिया कंपनी का पूर्व में आगमन। बच्चों, आप सभी इस नाम से परिचित होंगे। ईस्ट इंडिया कंपनी यह इंग्लैंड की एक कंपनी थी, जिसको व्यापार करने वाली कंपनी थी, जो इंग्लैंड से पूर्व में स्थित देशों के साथ व्यापार करने के लिए बनी थी। ठीक है। तो इसके बारे में जानेंगे कि ये कैसे हमारे देश में आई और किस तरह से अपने प्रभाव को इसने बढ़ाया। आगे चल कर के ईस्ट इंडिया कंपनी ने पूरे देश को अपने अधिकार में ले लिया था, और उस तरह से हमारा देश एक तरह से अंग्रेजों का गुलाम हो गया था। तो इसके बारे में हम जानेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि मुगल उस समय जब ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन हुआ, या कहीं ईस्ट इंडिया कंपनी का प्रभाव भारत में बढ़ा, उस समय भारत में मुगलों का शासन था। और मुगल शासन कमजोर जब पड़ने लगा, तो ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपने अधिकार बढ़ाने शुरू कर दिए। तो मुगल बादशाहों में औरंगजेब आखिरी शक्तिशाली बादशाह थे। इसके बाद से जो बादशाह हुए वो काफी कमजोर थे, और आपसी जो झगड़ों में उलझे रहते थे, इसीलिए उन्होंने बहुत अच्छी तरह से देश को हैंडल नहीं कर पाए। 1707 में उनकी मृत्यु के बाद, औरंगजेब की मृत्यु के बाद, बहुत सारे सूबेदारों ने अपनी क्षेत्रीय रियासतें कायम कर ली। इधर 18वीं सदी के उत्तरार्ध तक राजनीतिक क्षेत्र पर अंग्रेजों के रूप में एक नई ताकतें उभरने लगी थी। एक छोटी व्यापारिक कंपनी के रूप में भारत आकर धीरे धीरे वे देश के नीति निर्धारक बन बैठे। ये एक छोटी कंपनी थी, शुरू में स्थापित हुई थी। तो ये कैसे संभव हुआ, आइए देखते हैं। ठीक है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई थी। तो 1600 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी ने इंग्लैंड की महारानी एलिजाबेथ प्रथम से पूरब में व्यापार का चार्टर यानी इजाजतनामा हासिल कर लिया। ठीक है। इसके अनुसार कंपनी को पूरब में व्यापार करने का एकाधिकार मिल गया। एकाधिकार मतलब केवल पूरब के देशों के साथ यह कंपनी ही व्यापार कर सकती थी। इंग्लैंड की किसी भी और कंपनी को इजाजत नहीं था। ठीक है। यानी इंग्लैंड की कोई और कंपनी इस इलाके में ईस्ट इंडिया कंपनी की होड़ नहीं कर सकती थी, प्रतिस्पर्धा नहीं था कोई। इसके अलावा कंपनी समुद्र पार जाकर नए इलाकों को खंगाल सकती थी, वहां से सस्ती कीमत पर चीजें खरीद कर यूरोप में ऊंची कीमत पर बेचकर मुनाफा कमा सकती थी। तो इस तरह से उसको परमिशन मिल गया इंग्लैंड की तरफ से, क्योंकि इंग्लैंड की कंपनी थी। लेकिन यह सारी दस्तावेज दूसरे यूरोपीय ताकतों फ्रांस, डच, पुर्तगाल को पूरब के बाजारों में आने से नहीं रोक सकता था। तो ये जो शाही दस्तावेज था, केवल इंग्लैंड के अन्य व्यापारियों पर लागू होता था। अब जो फ्रांस के व्यापारी थे, डच के थे, पुर्तगाल के थे, उन पर तो लागू नहीं था, क्योंकि वो दूसरे देश में थे। तो जब इंग्लैंड ने जहाज अमेरिका के केप ऑफ गुड दक्षिण अफ्रीका के निचले हिस्से से जब हम आते हैं, तो वो केप ऑफ गुड होप का रास्ता कहलाता है। तो उस चक्कर लगाकर हिंद महासागर कर पार कर पहुंचते, तब तक पुर्तगालियों ने गोवा पर अपना ठिकाना बना लिया था। जब तक ईस्ट इंडिया कंपनी भारत आती, तब तक पुर्तगालियों ने गोवा पर अपना ठिकाना बना लिया था, यानी पुर्तगाली पहले आ चुके थे। यूरोप के बाजारों में भारत के बने बारीक सूती के कपड़े, रेशम के अलावा काली मिर्च, लौंग, इलायची और दालचीनी की भी जबरदस्त मांग थी। यानी इन चीजों का यूरोप में बेहद मांग थी, यानी यहाँ से जाती थी और ऊंची कीमत पर वहां पर बिकती थी ये सारी चीजें। सभी यूरोपीय कंपनियां बढ़ती प्रतिस्पर्धा के कारण भारत में इन वस्तुओं को कीमत बढ़ने लगी और मुनाफा घटने लगा। अब जब कई देश की कंपनियां आ गई, तो वो सारी कंपनियां लाकर के यूरोप में बेचती थी। तो इससे क्या हुआ कि प्रतिस्पर्धा बढ़ गई। एक ने महंगा में बेचना शुरू किया, तो दूसरे ने कम लाभ कमाकर और सस्ते में बेचना शुरू कर दिया। तो इस तरह से उनमें आपस में प्रतियोगिता हो गया, जिससे इन कंपनियों के लाभ कम होने लगे। ठीक है। बाजारों पर कब्जा करने की इस होड़ ने कंपनियों के बीच लड़ाइयां शुरू करवा दी। अब उनके बीच लगा कि मैं ही क्यों ना इस पूरे बाजार पर कब्जा करूं, दूसरा कोई अधिकार न कर सके, ताकि मैं मनमानी मुनाफा कमा सकूं। ठीक है। तो इस बीच में वो दोनों सारी कंपनियां आपस में लड़ने लगी। धीरे धीरे इन लड़ाइयों की वजह से उन्होंने अपने आप को सुरक्षित करने के लिए बस्तियों की किलेबंदी शुरू कर दी। अब इसी बहाने से कि भाई हमें फ्रांसीसी कंपनी से बचानी है, तो अपनी जो उसकी कंपनी थी, यानी अपनी जो बस्ती थी जहां पर वो अपना व्यापार करते थे, चीजें रखते थे और वहां से निर्यात करते थे, उसकी किलाबंदी शुरू कर दी। आसपास घेराबंदी शुरू कर दी, अपनी जो निजी सेना रखनी शुरू कर दी। इस कारण उनका टकराव स्थानीय शासकों से भी होने लगा। अब जो स्थानीय शासक कहते थे कि आप अपनी सेना कैसे रख सकते हो, किला कैसे बना सकते हो, तो इससे होने लगा उनसे भी टकराव। राज्य का मुनाफा खोने के कारण इन कंपनियों से पहले ही दुखी थे। राज्य पहले से दुखी थे क्योंकि उनको मुनाफा कम हो गया था, क्योंकि वो सारे मुनाफा विदेशी कंपनियां कमा रही थी। ठीक है। तो आइए देखते हैं अब बंगाल में इस समय क्या घटित हुआ। बंगाल ईस्ट इंडिया कंपनी का
आने के बाद एक महत्वपूर्ण सूबा था। उस सूबे में क्या हुआ, आइए इसी को देखते हैं। 1551 ईस्वी में बंगाल, आप जानते हैं ना, इस समय जो पश्चिम बंगाल है और बांग्लादेश, बिहार, उड़ीसा, ये सारे इलाकों को मिला करके वो बंगाल सूबा था उस समय। तो 1651 ईस्वी में हुगली नदी के किनारे पहली इंग्लिश फैक्ट्री शुरू हुई, वहां पे बंगाल में, ठीक है, जहां निर्यात होने वाली चीजों को जमा किया जाता था। अंग्रेज क्या करते थे, बाकी इलाकों से वस्तुएं लेकर के वहां पर इकट्ठा करते थे हुगली नदी किनारे, क्योंकि वहां से समुद्र का तट था, बंदरगाह था, तो वहां से माल लोड करके वो यूरोप भेजते थे। जैसे जैसे व्यापार फैला, कंपनियों ने सौदागरों और व्यापारियों को फैक्ट्रियों के आसपास बसने के लिए प्रेरित किया। ठीक है, बिजनेस बढ़ा तो आसपास ही बस जाओ भाई, ताकि हम व्यापार करने में आसानी होगी। 1696 तक आते आते कंपनी ने इस आबादी के चारों तरफ एक किला बनाना शुरू कर दिया, और 1698 में मुगल अफसरों को रिश्वत देकर 3 गांवों की जमींदारी खरीदी, जिसमें से एक गांव कालिकाता था। उस समय इसका नाम कालिकाता था, बाद में कलकत्ता और अब कोलकाता कहा जाने लगा। वहीं जो कोलकाता था उसकी किलाबंदी शुरू कर दी। कंपनी ने मुगल बादशाह औरंगजेब से फरमान प्राप्त कर लिया, जिसके अनुसार कंपनी बिना शुल्क चुकाए व्यापार कर सकती थी। अब इन्हें औरंगजेब से एक फरमान जारी करा लिया कि वो व्यापार करने के लिए कोई टैक्स देने के लिए बाध्य नहीं है। अब खेल यहीं से शुरू हुआ। ये परमिशन जो मिला था कंपनी को मिला था, यानी कंपनी बिना टैक्स दिए व्यापार कर सकती थी, लेकिन इसका फायदा अंग्रेज लोग सारे उठाने लगे। वो भी बिना टैक्स के पैसे व्यापार करते थे। फलस्वरूप व्यापार तो ज्यादा होता था, लेकिन राज्य का टैक्स कुछ मिलता नहीं था। वहीं दूसरी तरफ इन्होंने दस्तकारी प्रथा के तहत उसका दुरुपयोग करना शुरू कर दिया। वो जो भारत के या अन्य देशों की जो कंपनियां थी, उनको भी आज्ञा पत्र देने लगे जाली बना करके कि ये अंग्रेजों हमारा माल है, इसीलिए इस पर टैक्स नहीं लगेगा। उसके बदले में उनसे वो रिश्वत ले लेते थे। जैसे मान लो पुर्तगाल की कोई कंपनी है जिसको सामान भेजने के लिए 100 रुपए टैक्स देना पड़ रहा है, तो वो 50 रुपए अंग्रेजों को देते थे, और अंग्रेज ये लिख करके दे देते थे कि ये माल हमारा है। तो अंग्रेजों को तो कोई टैक्स देना नहीं पड़ता था। फलस्वरूप पुर्तगालियों के 100 रुपए बच जाते थे, जिनमें से वो 50 रुपए अंग्रेजों को दे देते थे। तो जो टैक्स 100 रुपए सरकार के पास आने चाहिए, वो अब आना बंद हो गया, और वो टैक्स कहाँ जाने लगा, अंग्रेजों के पास, रिश्वत के रूप में। समझ में आ रही है? तो इस तरह से वहां पर राज्य जो थे, यानी जो राज्य के जो नवाब थे, उनका जो आय थी, राजस्व थी, बिल्कुल खत्म होने लगा। तो अब इससे वो क्या हुआ, नतीजा ये हुआ कि बंगाल के नवाब मुर्शिद कुली खान ने इसका विरोध किया, और वो नाराज होकर विरोध किया कि ये तो सही नहीं है। तो आगे चल करके आप पढ़ेंगे हम लोग, उसके बाद चल करके पलासी की लड़ाई होती है, ठीक है, और उसके बाद ये युद्ध में बदल जाता है। तो और युद्ध में बदल जाता है, और फिर वहां पर चूंकि अंग्रेजों की जीत हो जाती है, इसी कारण से हमारे देश आगे चलकर गुलाम हो जाते हैं, वो आगे हम लोग पढ़ेंगे। तो यहाँ आज यहीं तक जानना है कि जो बंगाल के नवाब थे वो नाराज हो जाते हैं, और वो अंग्रेजों को इसका दंड देने की सोचने लगते हैं। ठीक है, अब कैसे दंड देते हैं ये अगले वर्कशीट में जानेंगे। तो बच्चों अब देखते हैं इन प्रश्नों के उत्तर। बच्चों इसमें 4 प्रश्न दिए हुए हैं, आइए हम एक एक प्रश्नों के उत्तर देखते हैं। पहला प्रश्न है, ईस्ट इंडिया कंपनी को व्यापार के एकाधिकार चार्टर से क्या फायदा मिला? इससे बच्चों हम लोग इसके अच्छी तरह से समझ भी चुके हैं कि व्यापार के एकाधिकार चार्टर से ईस्ट इंडिया कंपनी को पूर्व के देशों में व्यापार करने का एकाधिकार मिल गया, जिसके अनुसार इंग्लैंड की कोई और कंपनी इस इलाके में व्यापार नहीं कर सकती थी। तो इस तरह से उनको व्यापार में करने की मनमानी तरीके की एक तरह से छूट मिल गई। दूसरा प्रश्न है, यूरोपीय व्यापारी भारत के किन वस्तुओं को यूरोप में ले जाकर बेचना चाहते थे? धीरे धीरे उनका मुनाफा कम क्यों होने लगा? तो इसका उत्तर है, यूरोपीय व्यापारी भारत से सूती कपड़े, रेशम, काली मिर्च, लौंग, इलायची और दालचीनी आदि यूरोप में ले जाकर बेचना चाहते थे, क्योंकि वहां पर डिमांड थी इसकी। यूरोप के अन्य देशों जैसे फ्रांस, पुर्तगाल, डच आदि के व्यापारियों से प्रतिस्पर्धा के कारण धीरे धीरे उनका मुनाफा कम होने लगा, क्योंकि ये व्यापारी कम मुनाफा में ही बेचने लगे, इसलिए उनका भी मुनाफा कम होने लगा। तीसरा प्रश्न है, बंगाल के नवाब ने ईस्ट इंडिया कंपनी का विरोध करना क्यों शुरू कर दिया? तो इसका उत्तर है, ईस्ट इंडिया कंपनी ने बंगाल मुगल बादशाह से फरमान प्राप्त कर लिया था, जिसके अनुसार उसे बिना कोई शुल्क चुकाए व्यापार करने की अनुमति मिल गई थी। कंपनी ने इस नियम का दुरुपयोग किया, और रिश्वत लेकर अन्य कंपनियों को भी बिना शुल्क व्यापार करने की अनुमति देने लगे। कंपनी के लोग भी बिना शुल्क दिए सामान यूरोप भेजते थे, जिससे राज्य के राजस्व में वसूली बहुत कम हो गई।
इसीलिए बंगाल के नवाब मुर्शिद कुली खान ने इसका विरोध किया। चौथा प्रश्न है, किसी भी क्षेत्र में एकाधिकार किस प्रकार आपके जीवन को प्रभावित कर सकता है? आपके जीवन के लिए उदाहरण के द्वारा विस्तार पूर्वक लिखिए। इसका उत्तर आप स्वयं भी लिख सकते हैं समझ करके, और ऐसे एक उत्तर दिया हुआ है, इसे भी आप समझ लें। किसी भी क्षेत्र में एकाधिकार आम लोगों के जनजीवन पर बुरा प्रभाव डाल सकता है। उदाहरण के लिए, जिस दिन बाजार में किसी चीज का विक्रेता एक ही होता है तो वह मनमानी कीमत लेता है, जिससे आम लोगों को हानि होती है, जबकि कई विक्रेता होने से प्रतिस्पर्धा होती है जिसका लाभ ग्राहकों को मिलता है। अब बाजार मान लो कोई एक ही आलू, आपको मान लीजिए टमाटर खरीदना है और टमाटर का बेचने वाला एक ही है, तो वो तो चाहे 20 रुपए दे या 50 रुपए दे, हमारी मजबूरी है कि या तो खरीदना है तो उससे खरीदनी है, नहीं तो नहीं खरीदनी है। जबकि अगर मान लो 3 बेचने वाले हैं और एक ने ज्यादा लाभ कमा करके सोचता है कि मैं 40 रुपए किलो बेच दूं, तो दूसरा उसे कह सकता है कि नहीं, मैं तो 35 रुपए किलो ही दे रहा हूँ। ठीक है। तो इस तरह से जब प्रतिस्पर्धा होती है तो मिनिमम लाभ पर चीजें बेची जाती है, जिसका लाभ जो क्रेता होता है, उपभोक्ता होता है, उसे मिलता है। ठीक है। तो बच्चों आइए देखते हैं आज के कोविड के संदर्भ में उचित व्यवहार संबंधी संदेश। और आज का संदेश है, नियमित रूप से अपने हाथों को साबुन और पानी से धोवें। बच्चों हम सभी को पता है कि कोविड-19 का जो संकट है अभी टला नहीं है, इसीलिए हमें कोई लापरवाही बरतने की जरूरत नहीं है, वो हमें महंगी पड़ सकती है। इसीलिए हमें नियमित रूप से हाथ धोना है, मास्क पहननी है और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करनी है। ऐसा खुद भी करना है और अपनों औरों को भी करने के लिए प्रोत्साहित करना है। ठीक है। उम्मीद है आपको ये वर्कशीट अच्छी तरह से समझ में आ गई होगी। चलिए कॉपी कलम निकालिए और इसे पूरा करके अपने सर जी को भेज दीजिए ताकि वो चेक कर सकें कि आपने कितना कुछ सीखा है। मिलते हैं अगली वर्कशीट में, तब तक के लिए घर पे रहें, स्वस्थ रहें, खुश रहें। धन्यवाद।